आज समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है। हमें लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है कि अकेले हम सरकार चला लेंगे, अकेले हम सरकार बना लेंगे। अगर आप पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज को छोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं तो कभी नहीं बना पाएंगे। और माननीय अखिलेश जी पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो इनके साथ आ गया था, खासकर दलित समुदाय की बात करूं, जो बहन जी की पार्टी को छोड़कर इनके में चले गए थे, वो फिर से घर वापसी कर रहे हैं और घर वापसी के बाद शायद बहन जी सत्ता में आ सकती हैं। आज हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण है इस्तीफे का, क्यों उन्होंने इतने बड़े पद से इस्तीफा दिया? अमर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, खुद उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में समाजवादी पार्टी में आपके पास था, क्या कारण रहा कि अचानक से आपने उससे इस्तीफा दे दिया? देखिए, आज समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें तमाम जिलों के पदाधिकारी आए हुए थे और जिलाध्यक्ष आए हुए थे। बाकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी तो अधिकतर राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए थे, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी की भी टीम हमारी पहुंची हुई थी, जो समाज संगठन हमारा है, और कुछ हमारे भी समर्थक पहुंचे हुए थे। हम लोग सभी कार्यक्रम को अच्छे से कर रहे थे, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल भारती जी का और अन्य विधायक व सांसदों का सम्मान भी हम लोगों ने किया, नीला गमछा उड़ाकर, पहनाकर। लेकिन उसी दौरान देखा गया कि जो मंच का संचालन कर रहे थे, उनके द्वारा मीडिया कर्मियों से अभद्रता की गई। कहा गया भागिए भागिए और इनको भगाइए, यहाँ से भीड़ लगाए हुए हैं। तो उसके मतलब उस माहौल को देखकर मन आहत हो गया, क्योंकि मैं भी पूर्व में पत्रकार रह चुका हूँ और पत्रकार पैसे के लिए नहीं भागता है, पत्रकार मान सम्मान के लिए भागता है। पत्रकार को एक जुनून होता है, पत्रकार को एक जोश होता है कि समाज की खबरें मैं दिखाऊं। लेकिन जब आप पत्रकार को ऐसा करेंगे तो पत्रकारों का मनोबल गिरेगा। तो इसी सब चीज़ों से आहत आकर मैंने आज समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है। जी, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया कर्मियों से कुछ अभद्रता हुई है, एक और चीज़ देखने में आती है कि समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार मीडिया कर्मियों से पहले भी इस तरह का व्यवहार हो चुका है और आज भी जिस तरह से किया गया, तो क्या लगता है कि मीडिया कर्मियों के लिए समाजवादी पार्टी का व्यवहार ही इस तरह का है या कि ये अचानक से होने वाली चीज़ें हैं? देखिए, मीडिया कर्मियों के लिए क्या, शायद हमारी नज़रों ने जो देखा कि सभी के लिए उनका ऐसा व्यवहार रहता है। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, किसी व्यक्ति ने कोई सवाल किया तो उन्होंने बोला कि चलो जाओ, तुम किसी और संगठन में जाओ और मेरे दल में रहने की जरूरत नहीं, किसी और दल को में जुड़ जाओ जाकर। तो मतलब हमें लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है कि अकेले हम सरकार चला लेंगे, अकेले हम सरकार बना लेंगे। अगर आप पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज को छोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं तो कभी नहीं बना पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है मीडिया का। अगर आप मीडिया के खिलाफ बोलेंगे और मीडिया से अभद्रता कर देंगे तो मीडिया आपको कभी सत्ता में आने नहीं देगी। अगर मीडिया चाहे तो जिसको उठा सकती है और उसी को गिरा भी सकती है। जी, एक और चीज़ आती है कि समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों को साथ में लेकर के ही सरकार बनाने में सक्षम हुई थी, लेकिन अब उन पदाधिकारियों, उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अनदेखी क्या की जा रही है, सिर्फ जो मैं अपनी नज़रों से देखा हूँ तो उसकी अगर बात की जाए तो पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बनाया गया। लेकिन जब ब्राह्मण समुदाय का जाता है तो माननीय अखिलेश जी कहते हैं पंडित, अल्पसंख्यक और दलित। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करते हैं लोगों को और मोडिफाइड कर देते हैं पीडीए को। तो पीडीए शब्द सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मैंने भी पीडीए की रथ यात्रा निकाली थी लखनऊ से दिल्ली तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल भारती जी के नेतृत्व में, और बहुत सफल रही। और कहीं ना कहीं उसकी सफलता सांसदीय चुनाव में देखने को मिली कि जो बढ़ोतरी हुई है। और जो माननीय अखिलेश जी पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो इनके साथ आ गया था, खासकर दलित समुदाय की बात करूं, जो बहन जी की पार्टी को छोड़कर इनके में चले गए थे, वो फिर से घर वापसी कर रहे हैं और घर वापसी के बाद शायद बहन जी सत्ता में आ सकती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि बहन जी वापस सत्ता में आएंगी।
और जो पिछले दलित अल्पसंख्यक की बात लगातार ये करते रहते थे, लेकिन आप खुद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, आपने लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को उसमें जोड़ा। क्या उनकी अनदेखी अभी भी की जा रही है जिससे आहत हुए थे आप? बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। और अगर ऐसी बात की जाए कि किसी को क्या सुविधाएं मिली, तो पदाधिकारी बनने के बाद अगर किसी का छोटा से भी काम कोई होता है वो नहीं होता है। तो अगर सांसदीय क्षेत्र की बात की जाए, विधायक क्षेत्र की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी से मौजूदा मध्य विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से पश्चिमी विधायक हैं, मोहनलालगंज विधानसभा से लोकसभा से आर के चौधरी जी सांसद हैं। लेकिन अगर उनसे किसी एक रोड नाली खड़ंजे की बात कर दी जाए तो वो कहते हैं हमारे कोष में पैसा नहीं है। भाई अगर कोष में पैसा नहीं है तो आप सांसदी से इस्तीफा देकर घर में बैठिए। जी, तो समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति को देखकर 2027 के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए 27 में तो माहौल बन ही रहा है कई पार्टियों का, लेकिन जो आज पत्रकारों के साथ हुआ है इसलिए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी से हमारा कोई भी नाता नहीं रहा है। जी, तो आगे की रणनीति क्या होगी? एक और चीज जानना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी, आप एक बड़ा संगठन भी चलाते हैं, उसको लेकर के क्या भविष्य की रणनीति है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? नहीं, अभी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं सोच रहे। अब सिर्फ पूरी ताकत लगा देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी में। और क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के माध्यम से हमने कई दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया है। अभी आपने कन्नौज की घटना देखी होगी, इटावा की देखी होगी, तमाम मुद्दों पर मीडिया में बयान भी जारी हुए और उसके बाद हमने कार्रवाई भी करवाई है उन लोगों पर। अभी कन्नौज में कई लोग सस्पेंड भी हुए थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी की बात की जाए तो आज देश का दूसरा सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, जिसमें 23,86,000 लोग आज हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ सदस्य हैं। जी, एक और चीज जानना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी मूल रूप से किन चीजों पर काम करेगी? क्योंकि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की बातें सभी पार्टी करती हैं, लेकिन कोई वर्तमान में उनके लिए काम करता हुआ नहीं दिखता है। आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा संगठन मूल रूप की बात अगर की जाए तो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलना, कि छुआछूत को दूर करना, जात पात को दूर करना और शैक्षिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना। जैसा कि आपने देखा होगा कि शिक्षा का माध्यम अब खत्म किया जा रहा है। 5,000 स्कूल लगभग जो विलय कर दिए गए और कुछ बंद कर दिए गए, तो उनमें कहीं ना कहीं देखा जाए सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? भाई सरकारी स्कूलों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि दलित हमेशा कमजोर रहा है, मुस्लिम समाज आज बढ़ रहा है लेकिन कमजोर हो भी रहा है और शिक्षा का अभाव रहा है। तो अगर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज सरकारी स्कूलों में पढ़ता था तो आपने कहीं ना कहीं शिक्षा छीन ली। क्योंकि आप जान रहे हैं, मौजूदा सरकार जान रही है कि अगर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पढ़ लिख जाएंगे तो ये संविधान की जानकारी लेने लगेंगे, और संविधान की अगर जानकारी लेंगे तो हम जागरूक हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता खोने का भी इनको डर है। जी, एक और चीज आप जो लगातार कहते हैं कि मूल निवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। पहली बात तो ये कि मूल निवासी कौन है, किसको आप मूल निवासी मानते हैं और उनके किन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं? देखिए, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज ही यहाँ का मूल निवासी है भारत का। बाकी कुछ लोग हैं जो आप प्रमाणिक भी है, देख सकते हैं, जो विदेशों से आए हुए हैं, ठीक है। और बाकी मुस्लिम समाज की बात की जाए तो मुस्लिम समाज तो खुद ही कहता है कि मैं मूल निवासी हूं, कर्म ढोकर मुस्लिम बना हूं, क्योंकि भाई पहले हिंदू थे। अब उनको जब अगर हिंदू में वो दलित थे, शूद्र थे और उनको दबाया गया मनुवादियों द्वारा, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। तो उनके, और अगर डीएनए भी वो किया जाएगा तो पहले वो हिंदू ही थे। और काफी लोगों को मानना भी है कि हम मूल निवासी हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जिक्र भी है इतिहास में। जी, तो किस तरह के अधिकार चाहते हैं मूल निवासी के लिए? क्योंकि अगर मूल निवासी की जैसा कि आप बात करते हैं तो वो संख्या होती है 85% तक, तो बाकी केवल 15% बचते हैं। तो 85% वालों के पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए, लेकिन आपका कहना है कि 15% वालों के पास ज्यादा अधिकार है। इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे, समाज में कैसे इसको? देखिए, समाज में क्लैरिफाई से ऐसे किया जा सकता है कि जैसा आपने देखा होगा कि 85% सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है जो मूल निवासियों की, लेकिन 15% वाले राज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो 85% है वो अलग अलग बटे हुए हैं, क्योंकि बांटने का काम भी कहीं ना कहीं मनुवादियों ने ही किया है और पाखंडियों ने किया है। क्योंकि हमें ब्राह्मण से नहीं परहेज है, हमें ब्राह्मणवाद से परहेज है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव भी हमारे
तिवारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे मिश्रा हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, पाखंडवाद की नहीं। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भविष्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी किस तरह के कार्य करने वाली है? कुछ ही समय में क्या योजनाएं हैं, क्या लेकर के चल रहे हैं अभी? देखिए, भविष्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी मिशन मूवमेंट्स को, जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी ने फैला रखा है, बहन कुमारी मायावती जी ने मिशन को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो तो शुरू से ही मिशनरी पार्टी रही है। इसी तरह से बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी ने बढ़ाया। इसी तरह से हमारा नेतृत्व, मतलब नैतिकता एक बनती है हमारी, मान लीजिए कि बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना, क्योंकि बाबा साहब की वजह से ही आज हम कुर्सी पे ठाट बाट से बैठे हुए हैं, और बाबा साहब की ही बदौलत आज मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वरना दलितों पिछड़ों को पूछने वाला कोई भी नहीं था। और बाबा साहब की अगर कमाई की बात की जाए, आजकल लोग विधायक नेता मंत्री बन जाते हैं, महल बनवा लेते हैं, ईडी सीबीआई के छापे पड़ने लगते हैं उनके घर, क्योंकि इतनी हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। और बाबा साहब की अगर कमाई की बात की जाए, तो आज जो आप माइक लेकर पूछ रहे हैं, ये बाबा साहब की कमाई है। जो मुझे बोलने का अधिकार मिला वो बाबा साहब की कमाई है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा दलितों पिछड़ों को मिल रही है, वो बाबा साहब की सब कमाई है। जी। तो आपने दोनों पार्टियों को सामने लाया है, आजाद समाज पार्टी की भी आप बात कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की भी बात कर रहे हैं। तो अगले आने वाले चुनावों में किस तरह से अपने समाज को शिक्षित करेंगे या जागरूक करेंगे? किसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा आपका? देखिए, किसके प्रति होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो संविधान की रक्षा की बात करेगा, संविधान मानने की बात करेगा, 85% मूल निवासी को लेकर चलने की बात करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी उसी पार्टी का आगे चल के समर्थन करेगी। धन्यवाद। तो हमने बात करी अमर चौधरी जी से, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज अपने अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, केवल इस बात पे कि मीडिया कर्मियों से वहां एक बैठक के दौरान अभद्रता की गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के आगामी कार्यक्रमों के विषय में हमने उनसे बात करी और राजनीतिक परिदृश्यों पर भी उनसे बात करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक सामाजिक संगठन है जो समाज को, सभी लोगों को लेकर के साथ चलेगा। मूल निवासियों की लगातार बात कर रहे हैं कि मूल निवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संगठन काम करता रहेगा। भविष्य में किस पार्टी के साथ जाएंगे, अभी इसको लेकर के कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जो भी अंबेडकर साहब के विचारों को और उनके आदर्शों को मानने की, उनको बचाने की बात करेगा, ये संगठन उन्हीं का साथ देगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।